हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोर्स। आज हम आईपीओ की सेकंड सीरीज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आईपीओ का प्रोसेस आता कहां से है, हम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें, ये मेन पॉइंट है। बेसिकली आपको अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसी स्टॉक ब्रोकर के पास। जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, ग्रुप हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ये सब स्टॉक ब्रोकर हैं। इसमें आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे अकाउंट ओपनिंग फीस आपका जीरो है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको कुछ पे करने पड़ेंगे, और जो इसमें ब्रोकरेज चार्ज लगती है वो बहुत कम रहती है। और आपको कितने डिलीवरी जो चार्जेज रहती है वो कितने हैं, जीरो के बराबर है। तो इतनी सुविधा आपको अभी के नए स्टॉक ब्रोकर कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप कितने से अप्लाई कर सकते हैं। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए इससे पहले आप अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट इन ब्रोकर फर्म के पास जाकर जरूर खुलवाएं। अपना सीरीज चालू करते हैं। बेसिकली जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो क्या करता है, अपने बैंक से या फैमिली से या रिलेटिव से पैसे उधार लेकर अपने या अपने सेविंग से अपने स्टार्टअप स्टार्ट करता है। जब कुछ और सेगमेंट में वो एक्सपेंड करता है तो एंजल इन्वेस्टर के पास जाता है फंडिंग उठाने के लिए। फिर और फंडिंग चाहिए तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाता है या पीई के पास चला जाता है, प्राइवेट इक्विटी के पास। फिर उसके बाद उसी कितने और फंडिंग चाहिए, मीन्स अब उसे लार्ज स्केल में एक्सपेंड करना है। पर ये जो इन्वेस्टर थे आपके पिछले, वो उतनी फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास भी उतने पैसे नहीं हैं। अब वो आप कहाँ जाएंगे, पब्लिक के पास। आप पब्लिक को अपने कुछ शेयर प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले आप पब्लिक से पैसे लेंगे। मीन्स आप पब्लिक को अपना शेयर होल्डर बना लेंगे। वो अपने कुछ शेयर उनको प्रोवाइड करके आप अपने भागीदार बन जाएगी आपकी पब्लिक। तो इसमें कंपनी को आईपीओ क्यों लाना पड़ा, ये हमारे पिछले पॉइंट में ही मैंने क्लियर कर दिया था। क्योंकि हमें अपना एक्सपेंड करना है अपने कंपनी को। और कहते हैं हम जो पुराने डेप्ट हैं उससे कहते हैं चुकाना है, अपने बैंक से लोन लिया था या कहते हैं इन्वेस्टर को प्रोवाइड करना था, या कहते हैं प्रमोट या कहते हैं अपने प्रोमोटर जो थे कहते हैं आपके फैमिली रिलेटिव, उन लोगों की डेप्ट क्लियर करने हैं। और तीसरा क्या है कि आप अपने अपने कंपनी का जो नए प्रोडक्ट है, रिसर्च है, ये तो सर्विसेज हैं, उसे कहते हैं मार्केट में लाना चाहते हैं, उसके लिए फंडिंग चाहिए। और जो हमारे पुराने इन्वेस्टर है, जैसे एंजल इन्वेस्टर था, आपका कैपिटल आपका वेंचर कैपिटलिस्ट था, ये कहते पीई था, तो ये तीनों को कहते हैं मार्केट से निकलना है। तो आप आईपीओ अपना लाकर जब उसे कहते हैं मार्केट लाने के बाद 3 दिन बाद आप जब अलॉटमेंट के बाद आप जब लिस्ट करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो कहते हैं वो अपने आप एक लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं आपके इन्वेस्टर बहुत अधिक रहते हैं। तो जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो एक शॉर्टकट पा सकते हैं वहाँ से निकलने के लिए। कोई भी कंपनी आईपीओ लाने से पहले ये देखती है कि जब वो कि उस समय जब हम आईपीओ ला रहे हैं उस समय जो आपका इन्वेस्टर है, या कोई भी इन्वेस्टर हो, या क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, या कहते हैं आपका रिटेल इन्वेस्टर हो, वो उस हिसाब से प्रोवाइड की जाती है उतने शेयरिंग आईपीओ में। हम लोग जब आईपीओ में जब कुछ करते हैं उससे कुछ प्रोसेस हैं, वो सातों प्रोसेस को हम 1 बाय 1 डील करेंगे। उस सातों प्रोसेस को देखने के लिए हम लोग पहला टाइप लेते हैं हायर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। मैं आपको इसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए एबीसी कंपनी है, वो कितने एक्स इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर की, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देके कि कितने उसने कितने आईपीओ को हैंडल किया है। क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे होती है, जैसे कि आपका आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कितने हैं अभी एसबीआई बैंक है, ये सब कहते हैं कुछ मर्चेंट और कहते हैं इन्वेस्टमेंट को डील करते हैं। इनका अलग ब्रांच रहता है कि जब आईपीओ लाने के लिए इनके अलग ब्रांच रहते हैं कि वो डील करने के लिए आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इतने चीज़ें जब प्रोवाइड की जाती है तो वो जब आप हायर करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को, मान लीजिए मैंने एक्स इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया, एबीसी कंपनी है, एक्स इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया, तो उसमें आप क्या देखते हैं उस इन्वेस्टमेंट बैंक में, पहले आपका उसका रेपुटेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि वो उसने कितने आईपीओ को कहते पहले इवेल्युएट किया है, कितने आईपीओ को उन्होंने लाया है। और दूसरा कहते हैं क्वालिटी ऑफ रिसर्च आप देखते हैं, मीन्स वो आपकी कंपनी को क्या प्राइसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या वैल्यूएशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा क्या है आपका प्रायर रिलेशनशिप। ये हो सकता है कि आपकी कंपनी पहले से कहते हैं वो जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसे जानती हो, उसके साथ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसके साथ पहले से भी पैसे आपने डेप्ट में लिए हों शुरू में जब स्टार्टिंग शुरू किए थे। और कितना चौथा क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टीज। वो जो बैंक का आपने इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया है उससे कितने उनके पास कौन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की पहुंच है, या कितने रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सर्विसेज। कि अब वो जो आईपीओ का प्रोसेस जब होगा तो ढेर सारे कहते हैं इंस्टीट्यूशन, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, एचएनआई, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जो होते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला हो गए,
और ये रिटेल इन्वेस्टर हो गए, जैसे हम लोग पब्लिक हो गए, तो उन तक ये कितनी पहुंच सकती है ये इन्वेस्टमेंट बैंक, ये टोटली चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। हमारा दूसरा पॉइंट है डू डेलीगेंस एंड फाइलिंग। इसमें क्या रहता है, जो एक्स इन्वेस्टमेंट बैंक है उसे हायर कर लिया गया एबीसी कंपनी के द्वारा, तो वो आपको क्या करती है, टोटल लीगल प्रोसेस एंड डू डेलीगेंस ये टोटली प्रोवाइड करती है। मीन्स वो अंडर राइटिंग, पहला है अंडर राइटिंग प्रोवाइड करती है। अंडर राइटिंग में क्या करती है, वो आपको प्रोवाइड करती है फंड कंफर्मेशन। मीन्स वो बोलती है कि आपके कितने, जो आपने कितने अपने, मान लीजिए आपने 10,000 करोड़ रुपए का कितने अपने अपने आपका कंपनी के वैल्यूएशन है, ठीक, आपने कितने केवल 20% आपको उसमें से अपना मार्केट में आईपीओ लाना है, तो 2,000 करोड़ का अपना आईपीओ लाना है। तो उसके लिए कहते हैं कंपनी क्या करेगी, आपके कहते हैं जो आपकी कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन है उस हिसाब से ही कहते हैं आपको मार्केट में ये बोलेगी कि मैं आपकी जिम्मेदारी लेती हूँ, जो आपके 2,000 करोड़ रुपए के कहते हैं आपके जो कंपनी का वैल्यूएशन है 10,000 करोड़, आप 20% लाना चाहते हैं 2,000 करोड़ का, तो इसके लिए मैं कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं आपके मैं आईपीओ के समय टोटल मैनेज करूँगी मैं, और आपके कहते हैं जितने जो एचएनआई हैं या कहते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं या कहते हैं आप म्यूचुअल, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड हो गए कहते हैं और बड़ी बड़ी कहते हैं फर्म होती हैं, बैंक होती हैं, उनके पास कहते हैं जाकर ये बताते हैं कि ये आईपीओ आने वाला है, टोटल ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं और ये बोलते हैं सर आपके पैसे जो 2,000 करोड़ रुपए हैं, अगर उसमें से कुछ पैसे कम पड़ जाएं तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके पैसे हम पूरे करेंगे, या उससे अधिक हो गया आपका अमाउंट तो वो पैसे हम रख लेंगे। और दूसरा क्या रहता है, बेस्ड एफर्ट कमिटमेंट, वो आपकी कंपनी क्या कहते हैं, पहले एक प्राइसिंग प्रोवाइड करते हैं, आपकी कंपनी का वैल्यू बताते हैं कि आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है, और ये बताते हैं कि आपको कितने का आपको उसमें कितने का आपको आईपीओ लाना पड़ेगा, कितना % आपको डाइल्यूट करें मार्केट में, वो इस सब की गारंटी लेती है। और ये भी गारंटी लेती है कि आपका जितने का आपका फंड होगा वो फंड एग्जैक्ट अमाउंट में मैं लाऊंगा, और उसमें कम पड़ेगा तो मैं प्रोवाइड करूंगा। पर वो ये गारंटी नहीं देती है कि मार्केट में जब हम लोग आईपीओ लाएंगे तो उसको लोगों का रिस्पांस क्या रहेगा, लोग उसे लेंगे कि नहीं, ये तो मतलब वो नीचे वाला कंफर्मेशन वो नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों पे डिपेंड करता है ना कि वो आपको कितना सब्सक्राइब करें कितना ना करें। और फिर तीसरा पॉइंट है हमारा सिंडिकेट अंडर राइटिंग। सिंडिकेट अंडर राइटिंग क्या रहती है, कुछ कंपनियां रहती हैं जो अपने आईपीओ का कितना बड़े अमाउंट में लाती है, मतलब कि अपना कुछ पोर्शन डिड्यूट करती है, वो बड़े अमाउंट में रहता है, मान लीजिए 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो इतने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक जो अपने एक्स इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया हुआ है वो उतने के लिए रेडी नहीं रहती है, क्योंकि उनके पास उतना मैनेज करने की कैपेबिलिटी, तो वो क्या करती है, 1-2 बैंक को और ले आती है, 3-4 बैंक को कांटेक्ट करती है कि आप कहते हैं 2,000 करोड़ आप ले लो, 2,000 करोड़ का आप आईपीओ के लो संभालो, 3,000 करोड़ का आप संभालो, 4,000 करोड़, मतलब वो 4-5 फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है कि आप उस हिसाब से कहते हैं मार्केट को संभालो कि मुझे 10,000 करोड़ का आईपीओ लाना है। तो उसमें क्या था, जो मेन बुक रनर होता है और लीड मैनेजर होता है वो मेन पार्ट करता है, उसे लीड मैनेजर कहते हैं। और बेसिकली और जो नीचे होते हैं जो 3-4 मैनेजर जो हम हाई करते रहते हैं वो प्रायर मैनेजर रहते हैं, मीन्स उनके कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कम पार्ट में डिवाइड होती है। इसका कहते हैं दूसरा पार्ट आपका आता है आपका ये है रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस। मैंने कल इससे पिछले बारे में आपको डिस्कस किया था रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है, कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाती है तो उस अपने क्या कुछ टोटल बताती है हम किस चीज़ के लिए आईपीओ लाए हैं, क्या चीज़ों में हम एक्सपेंड करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे चीज़ हैं, तो वो आपको आईपीओ के उस कंपनी का आईपीओ सेबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा कि उनका कहते हैं क्या फ्यूचर मोटो है, वो किस चीज़ के लिए कहते हैं अपना आईपीओ लाने जाए, उनका फ्यूचर विजन क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, वो अपने टोटली बिजनेस डिटेल बताते हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर बताते हैं, अपने रिस्क फैक्टर बताते हैं, आपके अपने स्ट्रेटेजी बताते हैं, आपके प्रमोटर और बिजनेस डिटेल बताते हैं, और आपका कहते हैं जो पास्ट फाइनेंशियल डाटा है वो बताते हैं कि हम लोगों ने कहते हैं किस तरीके से एक्सपेंड किया है, किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर विजन है। ये फ्यूचर विजन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और एक कम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं अपने कंपटीटर को। और बेसिकली जो मार्केट में जो अभी कंपटीशन चल रहा है उसके हिसाब से कहते हैं वो वहाँ पे टिक पाएंगे कि नहीं, या कहते हैं वहाँ पे वो एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो फ्यूचर ग्रोथ आपको दिखा पाएंगे नहीं, टोटली उस रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको टोटली मिल जाएंगे। और तीसरा क्या है, डू डेलिगेंस एंड कंपाइलेंस एंड फाइलिंग। कंपाइलेंस एंड फाइलिंग्स क्या है, आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे किसी सेबी ने कहते हैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपका लाया, कंपाइलेंस लाया, या कहते हैं आपके एनएससी या बीएससी में कहते हैं कुछ कंपाइलेंस आए या रूल्स रेगुलेशन आए,
या कहते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटरी एक्ट के थ्रू कुछ कंपाइलर्स आए, मीन्स ये टोटली आपको फॉलो कर दिया। सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू कितने कुछ आपको कंपाइलर्स लाए, मीन्स A to Z आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन में ही ये टोटल